Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to continue exercise 3.3 from class 10th. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. आई होप आपको वो समझ में आया होगा. तो अब मैं क्वेश्चन 2 कंटिन्यू करने जा रही हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. एक ऐसा नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए. वो फ्रैक्शन होता है. जो ऊपर वाली फ्रैक्शन की ऊपर वाली जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है. जो नीचे वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर फ्रैक्शन, है ना. तो लेट अस कंसीडर the numerator x and the denominator is y. then fraction क्या हो गया आपके पास? फ्रैक्शन इज x अपॉन y. ये आपके पास फ्रैक्शन हो गया. ठीक है. अभी आपको मैंने यही बताया था कि फ्रैक्शन वो होता है जो p अपॉन q की फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया. ठीक है. फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए. तो ये हो गया. अब आपसे क्या कह रखा है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशंस रख रखी हैं उनको हम फॉलो करते हुए जाएंगे. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. जो फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है वो 1 के इक्वल हो जाता है. इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल. देन इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? y माइनस 1. अब x और y एक साथ कर लीजिए. x प्लस वाई इधर आया, माइनस वाई हो गया. देन माइनस 1 इधर है ही है और प्लस 1 और उधर चला गया तो ये माइनस 1 हो गया. देन इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2. दिस इज इक्वेशन 1. अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं. आगे क्या क्या रखा है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. ये 1/2 के इक्वल हो जाता है अगर हम क्या कर दें? ऐड कर दें उसके डिनोमिनेटर में 1. मतलब न्यूमरेटर तो जैसा है वैसा ही रहने दो क्योंकि उसमें कुछ बोला नहीं है न्यूमरेटर के लिए. आगे क्या कह रखा है? डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो इट बिकम्स 1/2. तो ये 1/2 हो जाता है इक्वल. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? y प्लस 1. देन 2x प्लस वाई इधर आया माइनस वाई इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. दोनों इक्वेशन को अब आपके पास चॉइस है. आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन एज योर विश. तो मैं इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करती हूँ. देखिए y टू y दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं तो ले लीजिए दोनों को साथ में. x माइनस वाई इक्वल टू -2. देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. साइन चेंज कीजिए. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया. प्लस x माइनस 2x माइनस x बचा. -2 -1 -3 हो गया. -2 माइनस कैंसिल हो गया. x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3. ठीक है. x इक्वल टू 3. अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें. x इज इक्वल टू 3. पुट इन 1. मैंने 1 में पुट कर दी तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. देन माइनस वाई इक्वल टू -2 -3. ये प्लस 3 उधर चला गया -3 हो गया. देन माइनस वाई इक्वल टू -5. -2 माइनस कैंसिल. y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5. x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. देन फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन आपने कंसीडर किया था x अपॉन वाई. तो x अपॉन वाई है फ्रैक्शन. तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 5. तो फ्रैक्शन आ गया आपके पास 3/5. क्लियर स्टूडेंट?
तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए स्टूडेंट, मेरा ये पढ़ाने का मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं या फाइनेंशियली किसी के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके चलते हम लोग एजुकेशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं कि हम एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं जिसके हम हकदार हैं। तो मेरा ये मोटिव है कि मेरे इस चैनल के थ्रू आप पढ़ें और जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जिसके आप हकदार हैं, तो वो आप उसको पाएं मेरे थ्रू। ठीक है, तो मेरा ये मोटिव है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 2, ठीक है, मतलब पार्ट 2 है आपका क्वेश्चन 2 का। क्या कह रखा है क्वेश्चन 2 में? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की एज की 3 गुनी थी। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स। 10 years later, अब से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी, 2 गुनी होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? इस समय नूरी और सोनू की दोनों की एज क्या है? क्वेश्चन समझ रहे हो? दोबारा समझिए। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रखा है बेटा कि अब से 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की एज की कितनी थी? 3 टाइम्स थी। अगर मान लो कि सोनू की एज अब से 5 साल पहले 10 साल थी, तो नूरी की एज कितनी रही होगी? 30 साल रही होगी, क्योंकि नूरी की एज सोनू की एज की कितनी थी? 3 गुनी। तो सोनू की एज अगर 10 साल थी तो नूरी की एज उसका 10 का 3 गुना कितना हो गया? 30 साल हो गया। अब क्या कह रहा है? 10 years later, अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या होगी? सोनू की एज की 2 गुनी होगी। मतलब 10 साल बाद बात करें तो अगर सपोज करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ यही है, सपोज करो सोनू की एज अगर 10 साल बाद 20 साल होगी तो नूरी की एज कितनी होगी? सोनू की एज की जस्ट डबल, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है। तो कितनी होगी? अगर सोनू की एज 20 ईयर होगी 10 साल बाद, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी डबल की? तो 40 ईयर्स। तो वो क्वेश्चन में कह रखा है कि ये तो हमने 5 साल पहले और 10 साल बाद की बात की है ना। अब बात की गई है कि प्रेजेंट में नूरी की एज क्या है और सोनू की एज क्या है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम वही चीज जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट Nouri's present is X here and Sonu's present is Y year। अब जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है कि अब से 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात की जा रही है। तो 5 साल पहले जो एज अब है, तो 5 साल पहले उस 5 साल कम होगी। अगर मान लो सपोज हमारी एज अभी 20 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15 साल, है ना, क्योंकि उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही इनकी एज अभी में x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5। और इसकी भी एज, सोनू की एज भी कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 5, y माइनस 5। अब आगे क्या कह रखा है? 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो थी सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। सोनू की एज का 3 टाइम्स कर दिया। सोनू की एज कितनी है? y माइनस 5, उसका 3 टाइम्स हो गया। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3, 5 या 15। तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस 10। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कह रखा है? 10 years later, मतलब अब से 10 साल बाद। 10 साल बाद की बात करें तो कितनी होगी? 10 साल बाद में ये हो गया x प्लस 10, है ना। अभी हमारी एज सपोज 20 ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 30 साल, है ना, क्योंकि 10 साल प्लस हो गई। तो इसकी भी अभी प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10। और इसकी भी एज कितनी होगी? y प्लस 10। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कौन है? ये। सोनू कौन है? ये। तो नूरी सोनू की एज की ट्वाइस होगी। जिसकी एज की बात की जा रही है ना कि इसकी एज की ट्वाइस होगी, उसी की एज में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। देन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, देन x माइनस 2y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2।
किसी भी मेथड को उठा लीजिए, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, एज योर विश, जिससे अभी आप सॉल्व करना चाहें। मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू -10, देन x माइनस 2y इक्वल टू 10, है ना। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ये x टू x कैंसिल हो गया, -3 प्लस का 2 माइनस का y बचा, है ना, और माइनस का 10 कितना होगा, -20, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 20 ईयर। तो y इक्वल टू 20 ईयर मतलब y किसकी एज लेट की थी, सोनू की एज। तो अब निकालनी है सोनू की एज, हमें पता चल गई है कि सोनू की एज कितनी है, 20 साल। अब नूरी की एज निकालनी है, हम किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में। y इक्वल टू 20 पुट इन 1, तो कितना हो गया, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस 23 या 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज कितनी आ गई, नूरीज प्रेजेंट एज 50 ईयर एंड सोनूज प्रेजेंट एज 20 ईयर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नाउ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब हमारे पास क्या कह रखा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उसकी डिजिट का सम 9 है। तो नंबर क्या हो गया, सपोज नंबर हमारे पास, नंबर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये नंबर है सपोज 36 है ना, तो ये पूरा एक नंबर है, इसकी डिजिट कौन सी है, डिजिट है 3 और 6, ये पूरा क्या है, एक नंबर। ठीक है, इसकी डिजिट क्या है, 3 और 6। तो क्वेश्चन में कह रखा है एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी अगर दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दिया जाए तो उसका सम 9 के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। तो 2 डिजिट का नंबर सपोज ये है, सपोज, है ना, और उसकी दोनों डिजिट कौन सी है, 3 और 6, उन दोनों का आपस में अगर ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही नंबर है, मैं समझा रही हूँ कि इस तरीके से नंबर है कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर है। आपसे आपके क्या कह रखा है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। और अगर वो जो नंबर है, अगर उस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया जाए, उस नंबर का 9 गुना कर दिया जाए, तो क्या होता है कि उस नंबर का अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए। लेकिन क्या है ऑर्डर्स का रिवर्स करना, कि जो 1s डिजिट पर था वो 10s पर आ जाए, और जो 10s डिजिट पर था वो 1s पर आ जाए, तो वो क्या हो गया, उसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो ऑर्डर रिवर्स होने के बाद उसके ट्वाइस के इक्वल होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, कि अगर मेरे पास सपोज करो कोई एक नंबर है 553 सपोज, है ना, ये नंबर, ये इसकी दोनों डिजिट, ठीक है, 5 और 3 उसकी डिजिट हो गई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनकी दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 के इक्वल है। वो बात समझ में आ गई कि दोनों डिजिट का सम 9 है। दूसरी बात क्या कह रखा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का अगर 9 टाइम्स कर दें, सपोज मैंने किया 53 का 9 टाइम्स किया, तो वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब मैंने 2 का मल्टीप्लाई, रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब 5 के प्लेस पर 3 और 3 के प्लेस पर 5, तो ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, तो रिवर्स कर दिया इसका ऑर्डर, उसके ट्वाइस की इक्वल है इस नंबर का 9 टाइम्स। क्वेश्चन में ये कह रखा है। तो बताइए उस नंबर की डिजिट्स बताइए, वो डिजिट कौन कौन सी हैं, फाइंड द नंबर। वो डिजिट बताओ, और डिजिट निकल आएंगी तो नंबर खुद ही निकल आएगा। तो फाइंड द नंबर। क्लियर स्टूडेंट। लेट वंस डिजिट x and 10th digit is y, then, है ना, ऐसे ही तो होता है। मेरे पास अगर कोई नंबर 25 है तो ये 1st डिजिट होगा, ये 10th डिजिट हो गई, है ना, तो ऐसे ही तो लेट करेंगे। तो लेट 1st डिजिट इज x and 10th डिजिट इज y, देन नंबर 10y प्लस x, क्योंकि ये 1s पर आएगा और ये 10 क्या शो कर रहा है, 10th डिजिट पर, है ना, 10y प्लस x, ये नंबर हो गया। तो क्या कह रखा है, इस नंबर की दोनों डिजिट का सम किसके इक्वल है, दोनों डिजिट कौन सी हैं इसकी, x और y, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। फर्स्ट सिचुएशन कर दी। आगे क्या कह रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स किया 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर
ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, इस नंबर का ऑर्डर को रिवर्स कर दें, उसके ट्वाइस के इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करें, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, देन 90y माइनस कितना हो गया, 2 10 20 हो गया, 20x प्लस 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, ये 0। अब ये देखो 90y में से 2y गया तो कितना बचा आपके पास, 88y, 20x में से 9x गया तो कितना बचा आपके पास, माइनस का 11x इक्वल टू 0, दोनों में से 11 कॉमन ले लें, 8y माइनस x इक्वल टू 0, 11 डिवाइड में चला जाएगा, इक्वेशन क्या बचेगी, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। मतलब कि इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से लिखें, x की टर्म पहले y की टर्म बाद में, तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ले लें साथ में बाय एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, देन प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 8y और 1y कितना होगा, 9y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9/9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y इक्वल टू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, x प्लस 1 इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1, मतलब 1th डिजिट आपकी 8 आ गई और 10th डिजिट आपकी कितनी आ गई, 1। अब देखो नंबर क्या हुआ, वो फिर नंबर हमने क्या लेट किया था, 10y प्लस x, है ना, तो 10, y की वैल्यू 1, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8, 10 1 जा 10 प्लस 8, नंबर आ गया 18, तो वो नंबर आपको क्या मिला, 18। क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक गई, क्यों गई, कि उसको बैंक से 2000 रुपए निकालने थे, है ना। अब शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि जो 2000 रुपये उसे चाहिए, उन 2000 रुपयों में केवल 50 और 100 रुपीज के ही नोट्स होने चाहिए, बाकी अदर नोट नहीं होने चाहिए। वो 2000 रुपये उसे 50 और 100 रुपीज के नोट्स में ही चाहिए। आगे क्या कर रखा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को जो कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए। आगे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। आगे कह रखा है क्वेश्चन में कि जो उसे 25 नोट मिले हैं, है ना, उसमें से कितने नोट तो ऐसे हैं जो 50 रुपए के हैं और कितने नोट ऐसे हैं जो 100 रुपए के हैं। दोबारा मेरी बात समझ लो, क्या है कि मीना बैंक गई और वो उसका मोटिव था कि उसे बैंक में से 2000 रुपए निकालने हैं। तो उसने कैशियर से कहा कि मुझे 2000 रुपए निकालने हैं, उन 2000 रुपए में केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट होने चाहिए। तो कैशियर ने उसको 25 नोट दे दिए, है ना, 50 रुपए के और 100 रुपए के दोनों को मिलाकर। तो अब आगे बात आती है क्वेश्चन में कि उन 25 नोटों में से कितने नोट ऐसे हैं जो 50 रुपए के हैं और कितने नोट ऐसे हैं जो 100 रुपए के हैं। क्लियर। तो आपको नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बताने हैं एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बताने हैं। क्लियर। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स x and 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू y। दोनों तरीके के नोट्स मिलाकर टोटल नोट कितने हुए हमारे पास 25। फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कर रखा है, 50 रुपए के नोट मिलाकर, है ना, एक नोट 50 रुपए का है प्लस एक नोट 100 रुपीज का है। तो ऐसे 50 रुपए के नोट और 100 रुपीज के नोट्स मिलाकर टोटल उसे रुपए कितने दिए कैशियर ने, 2000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गए 50 रुपीज के नोट, एक नोट 50 रुपए का प्लस एक नोट 100 रुपए का। इस तरीके से दोनों नोट के मिलाकर 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिलाकर टोटल उसे कितने रुपए मिले, 2000 रुपए। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 52 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50। 50 से कैंसिल कर दें, ये 40 टाइम्स हो गया। तो देन x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 40।
इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 and 2 by elimination method x plus y equal to 25 and x plus 22y equal to 40 then minus 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 cancel हो गया minus y equal to minus का 15 minus टू minus cancel y equal to 15 मतलब 100 रुपीज के नोट कितने आए उसके पास जो कैशियर ने उसको दिए वो कितने थे 15। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 100 रुपीज के नोट 15 आ गए तो 50 रुपए के नोट कितने आए होंगे 10 क्योंकि टोटल नोट ही उसे 25 मिले थे। ठीक है so then now y equal to 15 put in 1 तो x plus 15 equal to 25 then x is equal to 25 minus 15 x is equal to 10 तो x 10 आ गया y 15 आ गया तो 50 रुपीज नोट्स कितने हो गए 10 एंड 100 रुपीज नोट्स हो गए 15। ठीक है ऐसे क्लियर स्टूडेंट। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book capped for 7 days. क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक लाइब्रेरी है कि उसमें स्टार्टिंग के 3 डेज वीक के 7 डेज में से स्टार्टिंग के 3 दिन तो क्या है फिक्स्ड चार्ज रहता है ना। मीन्स आपने एक बुक ली लाइब्रेरी से, मेरी बात समझो, आपने एक बुक उठाई लाइब्रेरी से और आपने उसको 3 दिन तक अपने पास रखा तो जो फिक्स्ड चार्ज है सपोज उन्होंने कहा कि 3 दिन का 10 रुपए चार्ज लगता है तो जो है 3 दिन तक तो वही चार्ज लगेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर आप उसे और ज्यादा रखते हैं और एक्स्ट्रा डेज रखते हैं है ना, एक दिन भी ज्यादा रखते हैं तो पर डे उस पर चार्ज अलग अलग लगता जाता है, पर डे चार्ज उनका लगता जाता है एडिशनल चार्ज जो भी उन्होंने कंसीडर कर रखा होगा कि हाँ पर डे चार्ज इतना होता है इसका। 3 दिन तक रखने का फिक्स्ड चार्ज है कि हाँ 3 दिन तक रखोगे 10 ही रुपए लगेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने मान लिया कि पर डे आप एक दिन उनका चार्ज हुआ कि 5 रुपए चार्ज है तो अगर 3 दिन से ज्यादा आप रखते हो तो जितने दिन आप रखते हो उतने दिन का पर डे 5-5 रुपए और ऐड होता चला जाएगा। समझ में आ गया। वीक के 7 डेज में से तो 2 तरीके के चार्ज काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक काम कर रहा है आपके पास फिक्स्ड चार्ज है ना, एक काम कर रहा है आपका एडिशनल चार्ज है ना। तो हम वही चीज बात करेंगे। तो उसने क्या किया, एक सरिता गर्ल है उसने क्या किया कि एक बुक ली और उसने स्टार्टिंग के 3 दिन अपने पास रखी तो उसका फिक्स्ड चार्ज रखा। 3 दिन से ज्यादा उसने जब रखी हफ्ते में कितनी रखी थी, एक हफ्ते में 3 दिन तो फिक्स्ड रखी तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखी उसने, एक हफ्ते के लिए रखी ना, तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए रखी, 4 दिन रखी तो उसके उन 4 दिन पर उसका क्या लगा एडिशनल चार्ज। तो दोनों मिलाकर 3 दिन का फिक्स्ड और 4 दिन का एडिशनल चार्ज दोनों मिलाकर उसने 27 रुपीज पे किए। क्लियर स्टूडेंट। आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, वेल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, शी ने क्या किया 21 रुपीज पे किए। क्या कब किए कि उसने 5 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज लग रहा था, 5 दिन से ज्यादा उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा रख ली वीक में तो उसके 2 दिन पर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लगा। मतलब क्या है कि सरिता को 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज लगाया गया था और बाकी के 4 दिन हफ्ते में उस पर एडिशनल चार्ज लगाया गया तो उसने 27 रुपए पे किए। जबकि सुशी ने क्या किया, स्टार्टिंग के 5 दिन उसके लिए फिक्स्ड चार्ज था, बाकी के 2 दिन जो वीक के बचे उसने अगर उन 2 दिनों में और रखा तो उसको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ा। तो उस 5 दिन फिक्स का और 2 दिन एडिशनल चार्ज दोनों को मिलाकर उसको 21 रुपीज पे करने पड़े। तो बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है। क्लियर। let fixed charge additional x rupees and एडिशनल चार्ज हो गया y रुपीज। अब उसने क्या किया, फिक्स्ड चार्ज स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज लगा है तो 3 दिन का फिक्स तो फिक्स रहेगा, 3 दिन तो काउंट होगा नहीं। अब वीक में कितने दिन डे हैं टोटल 7 डेज है ना, 7 डे में से 3 दिन उस पर फिक्स्ड चार्ज रहा है, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगा, यही रहा फिक्स रहा। उसके बाद उसके बाकी के जो 4 दिन बचे उन 4 दिनों पर उसका क्या हो गया एडिशनल चार्ज लग गया तो 4y हो गया। टोटल मिलाकर उसको पे करना पड़ा 27 रुपीज। ठीक है।
अब सुशी को क्या करना पड़ा, उसके 5 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज लग रहा था, अगर वो 5 दिन रखती है बुक को तो उसके लिए उसको फिक्स्ड चार्ज था, तो उसके पास एडिशनल चार्ज लगाने के लिए कितने दिन बचे, 2 दिन बचे वीक में, तो 2 दिन के लिए लगा उस पर एडिशनल चार्ज, वीक में से 5 दिन उसको फिक्स था, तो वो 5 दिन तक उसका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, जो फिक्स्ड है वही रहेगा। बाकी के 2 दिन अगर वो एक्स्ट्रा रखती है तो उस पर उसका एडिशनल रखेगा, तो उसने 2 दिन रखी एक्स्ट्रा तो एडिशनल लग गया उस पर, तो उसको पे करना पड़ा 21 रुपीज। ठीक है, क्लियर। तो बाई 1 and 2 सॉल्व कर लें। x प्लस 4y 27, x प्लस 2y 21, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y इज 2y, 27 माइनस 21 इज 6, तो y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, मतलब एडिशनल चार्ज जो आ रहा था पर डे वो कितना है 3 रुपीज आया है। अब y इक्वल टू 3 पुट इन 1 में पुट कर दी, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 12, 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, तो मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना आया आपके पास 15 रुपीज एंड एडिशनल चार्ज 3 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करती हूँ मैं न्यू चैप्टर एपी सीरीज। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।